सांप भी बिलों में कांपने लगे तो समझो शहर में कोई सफेद पोश आया। हंसी हंसी। और जिन नामों के आगे राम का नाम भी परिचय का मोहताज रहे, सफेद पोश है। रावण भी रो रो कर कहे सीता माता को छुआ तक नहीं, सुरक्षा के घेरे में रखा, ये सब कुछ कर देते हैं, खुद ही सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, यही तो सफेद पोश है। राम भी क्रोध में आकर कहने लगे कि महेश जाके से भी कह दो कि हर दिन शुभ नहीं होता, क्योंकि भूकंप कहीं जा सकता है और बम तुम्हारे संसद में भी पड़ सकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्रतीकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। प्रतीकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अन्ना तुम मार्गदर्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम मार्गदर्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम मार्गदर्शन करो, अन्ना तुम मार्गदर्शन करो। अन्ना हजारे जिंदाबाद। भोपाल के साथी जानते हैं, प्रदेश के साथी जानते हैं, भोपाल के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छा आंदोलन चला, जोरदार आंदोलन चला जैसे मध्य प्रदेश में चला। और तब से लेकर आज तक हमारी मंशा की, अन्ना के समर्थकों की, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े लोगों की, कि अन्ना जी एक दिन का समय दें और आपस के अंदर 52 जिलों के अंदर ये बहस चलती थी कि किसको समय मिलेगा। जो भी यात्रा होती है कोई बड़ा नेता करता है और यात्रा का मकसद होता है सत्ता पाना, कुर्सी पाना, पद पाना। अन्ना एक ऐसी यात्रा कर रहे हैं जिसका मकसद ना किसी को विधायक बनाना, ना सांसद बनाना, ना सरकार बनाना, ना सरकार गिराना। अन्ना जी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और उसके लिए जन जागरण के लिए निकले कि अन्ना की मध्य प्रदेश की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। मध्य प्रदेश अन्ना जी ने बहुत इतिहास बनाने का काम किया है, कई तरीके से इतिहास बनाया। एक तो इतिहास बना जिसे अन्ना जी ईश्वर की कृपा मानते या आपकी दुआ मानते कि अन्ना जी जब फौज में थे, युद्ध भूमि के अंदर थे, युद्ध चल रहा था, गोलीबारी हो रही थी, अन्ना जी बच गए और उनके साथ के सब फौजी शहीद हो गए। ये अपने आप में चमत्कार था। और तब अन्ना जी को लगा कि मुझे दूसरा जीवन मिला है और ईश्वर ने मुझे किसी खास काम के लिए दिया है। अन्ना जी अपने गांव में लौट गए, जिस गांव के अंदर 40 शराब की भट्टियां थी उन्हें बंद कराया। जिस गांव के अंदर पूरा का पूरा सूखा था, यहां पर तमाम साथी ऐसे बैठे हुए हैं जो साथी राजगढ़ सिद्धि होकर के आए, जिन्होंने देखा है कि कैसे अन्ना जी ने मिट्टी और पानी को रोक करके गांव का सूखा खत्म कर दिया।
किया। आज भी महाराष्ट्र के अंदर बारिश नहीं पड़ी है, अन्ना के इलाके के अंदर, लेकिन वहां पर हरियाली है। 3-3 फसल लोग लेने का काम करते हैं। ये अल्लाह का चमत्कार है, ये उनका ऐतिहासिक योगदान है। साथियों में अभी गांधी विनोबा जयप्रकाश जी की प्रदर्शनी अण्णा जी देख रहे थे और वहां पर केवल बुनियादी बात गांव के अंदर परिवर्तन करो ये बात थी। उसके ऊपर हिंदुस्तान के किस नेता ने काम किया? अण्णा जी ने पिछले 16 साल के अंदर रालेगंज सिटी के अंदर यह स्थिति बनी कि शराब तो दूर है, वहां पर गुटखा और तंबाकू किसी किस्म का नशा जो है आपको नहीं मिल सकता। शराबबंदी होती है, नशाबंदी होती है, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, लेकिन ज्यादा समय तक कोई प्रयोग नहीं टिक पाता। अन्ना जी का प्रयोग साथियों टिका है। मैं पत्रकार हूं और इसलिए अन्ना के साथ हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि पत्रकार हो, लेखक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, नाटककार हो, कवि हो, हर एक को अन्ना का साथ देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये देश उस जगह पहुंच गया है जिसे न तो मनमोहन सिंह ठीक कर सकते हैं, न सोनिया गांधी, न लाल कृष्ण आडवाणी, न नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी की बात क्यों करें, वो तो अभी पढ़ करके बोलना सीख रहे हैं, एक्सटेम्पोर बोल भी नहीं पाते। हम पत्रकार इस आशा में ही पत्रकारिता छोड़ देंगे कि कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें। उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी तक हुई नहीं है। न मुलायम सिंह, न लालू यादव, कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई ठीक कर सकता है तो अन्ना और अन्ना के साथ मिलकर इस देश के 120 करोड़ लोग जो आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ वही इस देश को ठीक कर सकते हैं। और ये देश अगर ठीक नहीं हुआ तो ये मेरे जैसे पत्रकार को भी दिखाई देता है, जो आप लोगों जितना अनुभवी नहीं है, उसे भी दिखाई देता है कि ये देश अफ्रीका की तरह गृहयुद्ध में फंस जाएगा। क्योंकि अब लोग जब शांतिपूर्ण आंदोलनों को असफल होता हुआ देखते हैं, तो जब नक्सलवादी अपनी गतिविधियां करते हैं और हत्याकांड करते हैं, तो कहीं लोगों के मन में दबी हुई खुशी बाहर आ जाती है। ये बहुत बड़ा खतरा है। और मध्य प्रदेश में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश तो नक्सलवाद नक्सलवाद इसके अंदर घुस चुका है। मैं प्रेस के साथियों की बात कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और हमारे कुछ प्रेस के साथी, अन्ना ने एक बुनियादी बात कही कि इस देश में जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र का मतलब जनता के नुमाइंदे, और हमारे साथ धोखा हुआ है और ये देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। ये देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसके ऊपर किसी पत्रकार ने ध्यान नहीं दिया। और पत्रकार साथी पूछते रहे, शायद आप लोगों के मन में भी कोई शंका हो कि ये देश बिना राजनीतिक दलों के चलेगा कैसे? अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, कौन सरकार बनाएगा? और मैं मन ही में ये सोच रहा था कि ये हमारे इतने बुद्धिमान साथी हैं, ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपने साथियों से इसलिए कह रहा हूं कि वो संविधान का वो हिस्सा भूल जाते हैं जिस संविधान में ये लिखा है, क्योंकि शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वैसे ही जैसे हम में से बहुतों ने नहीं पढ़ा है, कि हिंदुस्तान के संविधान में राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी वर्ड है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारतीय संविधान को देश को अर्पित किया, उस संविधान में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं है। उसमें लोकसभा का जिक्र है, विधानसभाओं का जिक्र है, लेकिन वो चुनी कैसे जाएंगी? उसमें पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। एक आदर्श जनतंत्र की कल्पना इस संविधान में है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सवेरे बिना सिगरेट पिए हुए, बिना चाय पिए हुए बाथरूम भी नहीं जा पाते। ठीक वैसी आदत हमें इन
पॉलिटिकल पार्टीज की लग गई है। हमें लगता है कि अगर ये राजनीतिक दल नहीं होंगे ये देश चलेगा कैसे। यही हमारी समस्या भी है सोच की, और यही हमारा निदान भी है। अन्ना कहते हैं इस देश में संविधान, इस देश को संविधान के लिहाज से चलना चाहिए। संविधान में बहुत सोच समझ के लिखा है इस देश को चलाना जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए। वहां पर कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्सेदारी नहीं है। और जब से हमारी किस्मत इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में गई है, और ये 57 से हुआ, तब से हम महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा व्यवस्था की खराबी, स्वास्थ्य व्यवस्था की खराबी, इन सब से हम जूझते चले गए। और आज हम कहां पहुंच गए कि आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगाई कम करना मेरे बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री का एक मंत्री कहता है जब बोलता है तो महंगाई बढ़ जाती है। शरद पवार जिस विषय पर बोलते हैं, दाल तो दाल महंगी, चीनी महंगी, दूध महंगा, अगले दिन से महंगा हो जाता है। ये कमाल है इन पार्टी सिस्टम का। और होते होते क्या हुआ हमने ध्यान नहीं दिया, ये पूरी की पूरी संसद इस देश की जनता के खिलाफ खड़ी हो गई। उस संसद को जिसे इस देश की जनता ने चुना, पार्टियों के माध्यम से चूक हो गई, हमने आवाज नहीं उठाई, वो संसद और वो पार्टियां जनता के खिलाफ हो गई। पार्टियां का अपने पार्टी वर्कर्स के भी खिलाफ हो गई। अगर कोई बताए कि वो पार्टी, किसी भी पार्टी का वर्कर है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, वो कहे कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और टिकट लेने चला जाए, देखिए उसका हाल क्या होता है, उससे कैसे कैसे सवाल होते हैं। या बिना किसी ऐसे आदमी को लिए हुए, जो आदमी किसी चीज के लिए पैसे दे सकता है, अगर वो जाता है तो उसका स्वागत नहीं होता। ये है हमारा पार्टी सिस्टम, जिसने हिंदुस्तान की जनता की किस्मत को कैद कर लिया है। उस कैद से आजाद कराने के लिए अन्ना ने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ी है। और इस लड़ाई में शिरकत करना, इस लड़ाई में साथ देना इस देश के लोगों का इसलिए फर्ज है क्योंकि अगर आज नहीं देंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर जाएंगे जिनके लिए करने का जिम्मा हमारे ऊपर इतिहास ने छोड़ा है। और ये सब उन्हीं के लिए है जो सोचते समझते हैं, जो नहीं सोचते समझते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए तो अन्ना कुंभकर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, इतनी बुरी स्थिति से कि हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इस देश की आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है। पहले दिखाने के लिए पार्टियों की नीतियां अलग अलग होती थी, आज आर्थिक नीति के सवाल पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए हैं। आप उनका कोई वक्तव्य निकाल दीजिए, ऊपर से एक पार्टी का नाम हटा के दूसरी पार्टी का नाम लिख दीजिए, आप देखिए दोनों का एक ही मसौदा मिलेगा आपको। क्योंकि दोनों की नीतियां भारत की जनता के खिलाफ हैं। कहीं पर भी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का कोई हल नहीं है। अब तो नाम लेना भी ये दल भूल गए। पिछले 5 साल में जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, वैसे ही ये लोग महंगाई की या भ्रष्टाचार के तो खिलाफ कभी कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन महंगाई जैसी चीज के खिलाफ भी साल में 1 दिन 2 दिन मना करके बात खत्म कर देते हैं। आप बताइए, आपकी थाली में सफेद पोशी है, लेकिन दिल पे हाथ रखिए, बच्चा जब पैसा मांगता है आपसे कि मुझे किसी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है, देते हुए कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका बजट खराब हो जाएगा। महंगाई की वजह से आपकी बीवी आपसे खिचखिच करती है कि इतना ही पैसा कैसे घर चलाएंगे। भ्रष्टाचार, जब आप काम कराने जाते हैं तो हर जगह आपसे पैसा मांगा जाता है। दिल कितना टूटता होगा जब इलाज की बात होती है। मैं जानता हूं कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप में से बहुतों की
हालत अच्छा इलाज कराने के लिए नहीं है, क्योंकि अब इलाज कराने के लिए झोले भर रुपए चाहिए। अब इलाज साधारण पैसों से नहीं हो सकता, न डॉक्टर सुनता है, क्योंकि पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था बाजार आधारित हो गई है। इसको बदलने के लिए अगर आज अन्ना का साथ नहीं दिया तो कल आप निश्चित मानिए कि वो लोग जो इसके ऊपर नजर टिकाए बैठे हैं, और वो लोग अपराधी नहीं हैं, वो लोग, उनका विचार है कि अन्ना के रास्ते से परिवर्तन नहीं आ सकता। उनका कहना है कि अन्ना शांति की बात, अहिंसा की बात करेंगे, ये सरकारें उस बात को नहीं सुनेंगी। इन सरकारों को बात सुनाने का वो क्या तरीका बताते हैं? उनके अफसर को अगवा कर लो, उनके डीएम को अगवा कर लो, उनके मंत्री के बच्चे को अगवा कर लो, तुम्हारी मांगे मान ली जाएंगी। और ये सरकारें और राजनीतिक दल चाहते हैं कि अन्ना की रणनीति फेल हो, अन्ना की अहिंसा फेल हो। लेकिन अन्ना की अहिंसा क्यों फेल नहीं होगी, उसके पीछे भी एक कारण है। अन्ना की अहिंसा इसलिए फेल नहीं होगी क्योंकि ये पार्टियां चाहती हैं, सरकारें चाहती हैं कि वो और नक्सलवादी रहें, जिसमें उधर नक्सलवादी पैसे इकट्ठा करके खुश रहें और इधर वो नक्सलवादियों के नाम पर लोगों का दमन कर खुश रहें। लोग इस देश की जनता, आपके जैसे 120 करोड़ लोग इस चीज को नहीं चाहते। इसीलिए जब अन्ना अनशन करते हैं पूरा देश खड़ा हो जाता है, और इसीलिए अन्ना जब चलते हैं तो लोग सामने हजारों की संख्या में दिखाई देते हैं। राजधानियों को मैं लोगों की जगह नहीं मानता, राजधानियों को मैं जनता की जगह नहीं मानता। राजधानी बाबुओं की जगह है, उन बाबुओं की जिनको इस देश के लोगों से जुबानी हमदर्दी तो है, लेकिन वो सचमुच हालात में कितना बदलाव चाहते हैं मुझे नहीं पता। अगर यहाँ कुछ लोगों को बुरा लगता हो तो अलग बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में बदलाव आएगा, क्योंकि इस देश की जनता बदलाव चाहती है। और उसका सबूत है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पहाड़ पे 10-10 किलोमीटर से लोग चल करके अन्ना की सभाओं को सुनने आए, हजारों की संख्या में। और अब मध्य प्रदेश, हर जगह कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हैं, बारिश में सभाएं हो रही हैं, लोग खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, नौजवान हैं, कहते हैं अन्ना हम क्या करें, हमें बताओ। और आपको राज की बात बताऊं, सरकारी नौकरी में काम करने वाले बंदूक लिए हुए लोग भी अन्ना के पैर छू के कहते हैं अन्ना हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में हथियारों की जीत नहीं होगी, इस देश में अगर जीत होगी, अहिंसा की जीत होगी, गांधी की जीत होगी, अन्ना हजारे की जीत होगी। दोस्तों, मैं अपनी बात ये कह के खत्म करता हूं कि अन्ना की इस लड़ाई को लड़ना और संभालना भी आपके हाथ में है। अब तक अन्ना को लगभग 36,000 से ज्यादा और 4,000 के आसपास मध्य प्रदेश में सिपाही मिल चुके हैं। अन्ना की लड़ाई को लड़ने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सिपाही चाहिए। आप में से जो लोग अन्ना का साथ देना चाहें, अन्ना की सेना का हिस्सा बनना चाहें, आपकी जिंदगी का साल नहीं चाहिए, जिंदगी का सिर्फ 1 साल इस देश के लिए चाहिए। वैसे ही जैसे गांधी ने देश के लोगों का 1 साल मांगा था, आज अन्ना आपका 1 साल मांग रहे हैं, जिंदगी का 1 साल। जो लोग अन्ना की लड़ाई में उनका साथ देना चाहें, अपनी जेब से कागज कलम निकालें, अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखें, किसी भी उम्र के हों, देश बदलने का जज्बा होना चाहिए, पुरुष हो, स्त्री हो, अन्ना को सबका साथ चाहिए। मेरे पास यहाँ मंच पर, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, इनके जरिए से पहुंचा दें मेरे पास मंच पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके। अन्ना 1 महीने के भीतर आपको अपने पास बुलाएंगे और बुलाकर आपसे आमने सामने बात करेंगे, और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप लोग कहां लगेंगे उसके बारे में आपके साथ बैठ के फैसला करेंगे। अन्ना कहते हैं अभी नहीं तो कभी। मैं इसको इस रूप में देखता हूं
कि अगर आज अन्ना का साथ दिया तो फिर आपके पास अन्ना का साथ देने का मौका चूक जाएगा। फिर जो लोग साथ देंगे वो इतिहास में सुनहरा नाम लिखा जाएंगे। जय हिंद। साल की उम्र में जो तय किया था कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण करना, मैं जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा और जिस दिन मरना है तो सेवा करते करते ही मरूंगा। ये स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रभाव जीवन में आया था। और उसके बाद महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव पड़ा कि संघर्ष भी करना है लेकिन अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं करना। अहिंसा के मार्ग से संघर्ष करना है और दूसरा विकास काम में गति देनी है। जब तक विकास काम में गति नहीं होगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक तो विकास को भी गति देनी है और विकास में जो भ्रष्टाचार का प्रदर्शन लगा है उसको रोकना है। ये दोनों ही काम एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। इसलिए मैंने पहले अपने गांव से काम शुरुआत किया। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में 16 साल हो गए किसी दुकान में बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं है। 16 साल 80% लोग भूखे थे, बाहर का किसी का पैसा नहीं लिया, सिर्फ वर्षा का पानी होगा। गांधी जी ने कहा है एक जगह पर, भूखे पेट से बैठे हुए लोगों को ज्ञान की बातें बताकर क्या होगा। उनको तो भूख सता रही है, पेट की भूख सता रही है, ऐसे लोगों को सिर्फ ज्ञान बताकर क्या होगा। उन्होंने एक जगह पर लिखा है, मुझे अगर पुनर्जन्म लेना पड़े तो मैं रोटी के रूप से लूंगा। तो ये हमें गांधी जी के विचारों का जो प्रभाव पड़ा। और जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, बाहर का पैसा ना लेते हुए, उसी गांव से तरकारी विदेश में भेजी गई, बाहर का कोई पैसा नहीं। तो गांधी जी सोचते हैं कि देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी होगी। देश बदलने के लिए जो गांव बनाना है और गांव बनाने के लिए गांव का आदमी बनाना है। ये जो गांधी जी की सोच थी कि गांव को बनाना पहले, लेकिन गांव बनाने के लिए गांव का आदमी बनाना है। तो गांधी जी ने यह सोचा था अर्थनीति बदलनी है देश की, तो गांव की अर्थनीति बदलनी। आज हम क्या देख रहे हैं, देश के हर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों अर्थनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों को यहाँ बुला रहे हैं, किसानों की जमीन ले रहे हैं, किसान जमीन नहीं देता डंडे चला रहे, डंडे से काम नहीं हुआ गोलियां चला रहे। ये सही रास्ता नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा करके ये देश नहीं बदलेगा। अगर बदलता तो 66 साल में कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं खड़ा किया हमने इस देश में। इतने बड़े इंडस्ट्री लगाई सब हर जगह पर, लेकिन सोने की चिड़िया करने वाला भारत आज हिमालय जैसे पहाड़ी बन गई कर्जे के देश पर। ऐसे स्थिति में देश चला गया। तो सिर्फ विदेशी कंपनियां यहाँ कर ये देश सही तरीके से नहीं बदलेगा। देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी पड़ेगी। और ये हम लोग तो कई गांव में प्रयोग किया, गांधी जी के विचार को लेकर कई गांव में प्रयोग किया। जिस गांव से 300 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था, आज उस गांव में डेली 5,500 लीटर दूध बाहर जा रहा और एक दूध का पैसा गांव में आ रहा है 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पर डे, हर दिन। जिस पर 80% लोग भूखे थे, उसमें अर्थव्यवस्था बदल गई। तो ये गांधी जी की जो सोच थी, ये बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम दोहन करके विकास कर रहे हैं। सब दोहन, आज जो भी विकास हो रहा दोहन करे,
प्रकृति का दोहन, मानवता का दोहन। प्रकृति और मानवता का दोहन करके किया और विकास, ये सही विकास नहीं, तो कभी ना कभी विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। दोहन करके किया विकास, ये सही विकास नहीं। आज हम पेट्रोल खींच रहे, रॉकेट खींच रहे, डीजल खींच रहे, कोयला खींच रहे, पानी खींच रहे, पूरा दोहन कर रहे, प्रकृति का पूरा दोहन हो रहा है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आज कई गांव का पानी खत्म हो गया है, अभी पेट्रोल का इशारा आ गया है, हर 2 महीनों में पेट्रोल के दर बढ़ रहे हैं, डीजल की वही स्थिति है। एक एक करके एक चीज खत्म होने वाली है। तो हो सकता है 500 साल 1000 साल के बाद हमारी जो संतान आएगी उसका क्या होगा। ये सोच जो थे गांधी जी की, वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि दोहन नहीं करना। हम लोग जो प्रयोग किए कई गांव में कोई दोहन नहीं किया, प्रकृति का देन उसी का उपयोग कर लिया और गांव के गांव स्वावलंबी हो गया, कोई शोध दोहन नहीं। तो ये हो सकता है, लेकिन आज सरकार की नीति आ रही है और संविधान ने हमें कहा है, ये संविधान कह रहा है प्रकृति और मानवता का दोहन न हो, ये संविधान भी कह रहा है। नीचे का जो वर्ग है, आदिवासी है, दलित है, मछुआरा है, ऐसे लोगों को नीचे का स्तर को ऊपर उठाना ये जरूरी है। विषमता, गरीब और अमीर का फैसला कम करना चाहिए, वो आज बढ़ रहा है, ये भी सामाजिक दृष्टि से बहुत खतरा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले मैं गांधी जी के विचार का जीवन में प्रभाव पड़ा, एक गांव को हाथ में लिया, लेकिन जब दिखाई दिया विकास में तो इतना कॉर्पोरेशन लगा है, 1 रुपए से 10 पैसा गांव में नहीं जा रहा। तो 1990 में मैं आंदोलन हाथ में लिया भ्रष्टाचार के विरोध में। जहां जहां भ्रष्टाचार दिखाई दिया उसके विरोध में मैं खड़ा हो गया और महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए, करप्टेड लोग, 6 कैबिनेट, 6 मंत्री, अलग अलग पक्ष और पार्टी के 6 मंत्री घर भेज दिए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर भेज दिए, करप्टेड लोग। ये मेरे पास कोई जादू की कांडी नहीं है, ये जादू की कांडी नहीं है, घुमाया और मंत्री घर चला गया, झड़ी घुमाई और ऑफिसर घर चला गया। अरे इसके लिए कितना तकलीफ हुआ होगा। ये करने के लिए पहले तो आंदोलन जिन्होंने करना है उसका चारित्र उतना साफ होना चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता है। शुद्ध आचार होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए, जीवन निष्कलंक होना चाहिए, उसका जीवन में थोड़ा त्याग होना चाहिए और इंसल्ट करने की शक्ति होनी चाहिए और सच्चाई के मार्ग से चलने की उसकी आदत होनी चाहिए। सच्चाई के कभी सोचना, अगर कार्यकर्ता के प्रति ये गुण है, शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक का जीवन है, जीवन में त्याग है और अपमान करने की शक्ति है और सच्चाई के मार्ग से अगर कार्यकर्ता चलता है तो भगवान उसके पीछे रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो यह कहने का मतलब है जितने मंत्री घर गए या ऑफिसर घर गए, ये मेरे पास जादू की कांडी नहीं थी, सिर्फ मैंने ये व्रत को संभाला और उस व्रत के आधार पर महाराष्ट्र में 33 जिला में 252 तालुका तहसील में हमारा संगठन बन गया और संगठन के आधार पर एक एक प्रश्न को लेकर मैं आंदोलन करते रह गया। तो पहले मंत्री घर गए, सूचना का अधिकार पहले हम बनाए महाराष्ट्र में, सूचना का अधिकार पहले हम लोग बनाए कि गवर्नमेंट के पीछे पड़े। 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया हम। जिस दिन प्रजासत्ताक दिन मनाया उस दिन प्रजा इस देश के मालिक हो गई, प्रजा मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी उनकी हो गई, पूरी जनता वो तिजोरियों का प्लानिंग नहीं कर सकती, इसलिए हम प्रतिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया। प्रतिनिधिक लोकशाही, जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजे, तो हम राज्य के लिए भेजे एमएलए साहब को
और सेंट्रल के लिए भेजे MP साहब को कि हम मालिक बन गए, तिजोरी हमारी है, आप हमारे सेवक बनकर जाइए, हमारे ट्रस्टी बनकर जाइए, हमारे विश्वस्त बनकर जाइए और हमारी तिजोरी का सही प्लानिंग करिए बोल के हम इनको भेजा। राष्ट्रपति ने क्या किया, IAS, IPS, IFS सनदी ऑफिसर उनका चयन किया राष्ट्रपति ने और उनको बोला आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आपने गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना। गवर्नमेंट को जनता और सर्वेंट सेवक, पूरे ऑफिसर जनता के सेवक, जिनको हम भेजा चुनकर, ये भी जनता के सेवक। मालिक कौन? जनता। चित्र क्या है? जो मालिक है उनको बना दिया सेवक और जो सेवक है वो बन गए मालिक। उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया। इसलिए हमारी मांग थी सरकार के पास, अरे जनता मालिक है, आप सब सेवक है, तिजोरी उनकी है, मेरे तिजोरी का पैसा आप कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, ये पूछने का हर नागरिक का हक है। वो मूलभूत हक है, वो मेहरबानी नहीं, हक है, वो मिलना चाहिए। 10 साल में लड़ा, 10 साल, और 10 साल के बाद मुंबई के आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे मरेंगे। वहां पर भी 12 दिन का मिशन हुआ और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने सूचना का अधिकार पर साइन किया और ये कानून लागू किया महाराष्ट्र में 2002 में, और 2005 में पूरे देश में लागू हो गया सूचना का अधिकार। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि सूचना के अधिकार से लोगों को लाभ मिलने लगा है। आज हमारा 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया, करोड़ों रुपए के घोटाले सूचना के अधिकार के कारण बाहर आ गए। आगे मैं पढ़ा जनलोकपाल के पीछे 7 कानून बनाए महाराष्ट्र में, 7 सूचना का अधिकार, ग्राम सभा को पावर, दफ्तर दिरंगाई, ट्रांसफर बदली का कानून, एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल में 7 दिन के अंदर जाना चाहिए, नहीं गया तो उस अफसर को फाइन, उनके पेमेंट से पैसा काटो। जब ये सब ऑफिसर नियुक्त किए हैं, हमारे जो सब जनप्रतिनिधि और ऑफिसर, आपको ये पता है कि हमारे तिजोरी का पैसा, इनका पगार, गाड़ी, बंगला, एयर कंडीशन, इस पर कितना खर्चा होता है पता है? हमारे तिजोरी, जनता के तिजोरी का 70 से 72% पैसा सिर्फ बंगला, गाड़ी, एयर कंडीशन, पगार, इस पर खर्चा हो जाता है। जनता का पैसा 72%, बाकी बचा 28%, उसमें भी 15% भ्रष्टाचार। तो क्या देश के लिए भविष्य क्या है? आज कोई भविष्य नहीं देश के लिए। जिस तरीके से देश जा रहा है उसके लिए भविष्य नहीं। इसलिए मैं लोगों को जगा रहा हूँ और ये मैं किया है पहले। इसलिए एक कोशिश है कि जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन किया, सूचना का अधिकार, आपका ट्रांसफर, हमारे यहाँ, आपके यहाँ कैसे है मुझे पता नहीं, लेकिन ऑफिसर को ट्रांसफर करना है तो उसके रेट है, रेट कौन ऑफिसर को कहाँ डालना, कितना पैसा ट्रांसफर के लिए, वही खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट तो सबसे ऊंचा है। पुलिस अफसर के ट्रांसफर कौन सी जगह पर करनी, तो उसके कितना पैसा लेना। तो मैं उसके बारे में फाइट किया, 10 साल तक लड़ा और कानून बनाया कि 3 साल में कोई भी अफसर की ट्रांसफर नहीं होगी और 3 साल के बाद एक जगह पर कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा। कानून बनाया। तो हमें ये कई बातें करनी है देश में, इसलिए मैं सोचा जन लोकपाल लाना चाहिए। हम लोग एक ड्राफ्ट बना कर दिया जन लोकपाल का भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार ने वो ड्राफ्ट जो है उस पर अमल नहीं किया, अपना निकम्मा ड्राफ्ट बना दिया। निकम्मा, कचरा के कुंडे में डालने वाला, उसका कोई जनता को लाभ नहीं। तो हम बोले एक ड्राफ्ट बनाते समय देश में कोई भी कानून बनता है तो जनतंत्र में
जनतंत्र, जनतंत्र में जनता का, जनता ने जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। जनता का, जनता ने जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो जनतंत्र है। तो हर जगह पर जनता का सहभाग लेकर ये तंत्र चलना चाहिए। आज नहीं चल रहा। आज सब जो बातें होना वो मंत्रालय से होना। जनता का सहभाग कहाँ है ये जनतंत्र है। ये जनतंत्र पूरा नेस्त नाबूद कर दिया। ये सब पक्ष और पार्टी वालों ने पक्ष नेस्त नाबूद कर दिया जनतंत्र। इसलिए हम इसके बारे में लड़ते रहे कि जनतंत्र में कोई भी कानून बनता है तो कानून का ड्राफ्ट करते समय जनता का सहभाग लेकर ड्राफ्ट करना। कानून वहां बनते हैं, ये हमें मंजूर है। कानून लोकसभा में बनते हैं, विधानसभा में बनते हैं, लेकिन कानून का ड्राफ्ट बनाते समय जनता का सहभाग लेकर बनाना चाहिए। यह है जनतंत्र। अगर आप ही ड्राफ्ट बना रहे और आप ही कानून बना रहे हैं तो अंग्रेज और आप में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे, अपने मर्जी से कानून बनाते थे। आपको पता है 1923 में एक कानून बना अंग्रेजों ने, 1923 में क्या कानून बनाया? दफ्तर में कोई भी काम करने के लिए आदमी आता है तो उसको कोई भी जानकारी नहीं देना। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट कानून बनाया, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 में। और कोई भी जानकारी मांगने के लिए जाए तो बोलेंगे ये सीक्रेट है, ये नहीं दे सकते। ये कानून की जरूरत थी, लेकिन अंग्रेज ने बनाया। अच्छा, अंग्रेज चला गया, 1947 में अंग्रेज चला गया। अब ये हमारी जनता का राज आ गया देश में, लेकिन ये कानून खत्म नहीं हुआ। कानून वही चालू रहता है। इन लोगों ने भी किसी दफ्तर में जाओ, हमें ये जानकारी दे, नहीं दे सकते हैं। क्यों? सूचना का ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, गोपनीयता, ये गोपनीय है, जानकारी नहीं दे सकते। हमारे लोग आजादी के बाद और ये कानून चलते रहा, इसलिए मैं लड़ते रहा थी। गोपनीय रखने का क्या कारण है? अरे ये गोपनीय रखना यही लोकशाही का शत्रु बन गया। इसने लोगों की आजादी छीन ली, ये गोपनीय के कानून ने आजादी छीन ली। तो अभी गोपनीय रखने का क्या कारण है? अभी जनता को जानकारी होना चाहिए क्योंकि वो मालिक है, पैसा उनका है, उनको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर सरकार को कानून बनाना पड़ा और ये कानून से अभी पारदर्शिता आ गई। मेरा कहने का मतलब है अभी भी जन लोकपाल के लिए ये लड़ाई जारी है। 2 साल हो गए, लेकिन सरकार अभी भी करने के लिए तैयार नहीं। हमारा जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। देश में वो संसद से ये संसद बड़ी है तो संसद से सामने जाएंगे। क्यों? वो दिल्ली की संसद, राज्य की संसद जनसंसद ने बनाई है, जनसंसद ने बनाई है। तो जनसंसद के सामने जाएंगे, इसलिए हम देश में घूम रहे लोगों को जगाने के लिए। और देश में ये जनसंसद अगर जाग गया तो इसमें कानून बनाना पड़ेगा। ये सोचकर मैं बाहर निकला है, लोगों को जगा रहा है। अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि इतना अच्छा प्रतिसाद है लोगों का। पूरे देश में घूमने के बाद 120 करोड़ जनता जागे नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित कर सकूंगा। 6 करोड़ और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हमें करना। 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो फिर से मैं एक बार होगा रामलीला मैदान और आप होगे तिरंगा लेकर रास्ते पर। देश आपके साथ है, देश आपके साथ है। ये होगा। इसलिए मैं तय किया भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लगभग फिर से मैं एक बार रामलीला मैदान पर बैठूंगा। और मैं तो ये तय किया कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये जन लोकपाल के लिए मैं लड़ते रहूंगा। इतना नहीं तो मैं ये भी तय किया कि
कि जब तक जन लोकपाल नहीं आता तब तक मैं मरूंगा ही नहीं। जन लोकपाल अगर आ गया तो 100% नहीं, लेकिन 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। और गरीब लोगों को नया आज देखो, ये गरीब लोग है, ये किसी काम के लिए जाए, पैसे दे देना काम ही नहीं होता। पैसा नहीं दिया तो चक्कर काटने के लिए लगाते हैं। कैसा वो गरीब आदमी जी सकता है? और मैं तो अपना जीवन इसी के लिए तो समर्पण किया है। मैं 26 साल की उम्र में तय किया था कि जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करने के लिए जीऊंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते ही मरूंगा। वो मैं तय किया। इसलिए मेरा गांव में घर है, 40 साल हो गया घर में जाकर, फिर से कभी घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, कभी पता नहीं किया। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन कैश अवार्ड 55 लाख रुपए का मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया, और उसका ब्याज जो आता है तो 55 लाख रुपए का जो ब्याज आता है उसमें 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ। ऐसा कोई रखता नहीं रखता नहीं। हम सब मिलकर आगे के लिए जन लोकपाल की लड़ाई सब मिलकर ये लड़ेंगे। आप सबके लिए धन्यवाद। भारत माता की, वंदे इंकलाब।